वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्ज़ाम के लिए, जिसका कि पेपर 27 जुलाई को होना है, रीजनिंग के एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ये हम लोग दूसरा है। इससे पहले का टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आप RO में रीजनिंग को लेकर परेशान हैं तो फिर आपको एकदम निश्चिंत रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लास और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएगा। क्लास के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये लगातार आपको मिलता रहेगा। और अगर अन्य सब्जेक्ट्स की मतलब GS और हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। और सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, तो आप जिस भाषा में अच्छे से समझ पा रहे हैं उस भाषा में प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पर ZBD दिया है, BEH दिया है, DHL है और FKP है। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न मिले ना, कोडिंग डिकोडिंग वाले या फिर जो जिसमें श्रृंखला को पूरा करना होता है, अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं, तो आपको सीधा सा क्या करना है कि आपको प्लेस वैल्यू के साथ जाना है। जैसे Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। इसके बाद देखिएगा B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, F की 6 होती है। क्या देखा, देखिए 26 से 2 4 6 तो अगला 8 आएगा। 8 का मतलब H लिखा जाएगा। सबसे पहले H लिखेंगे, सभी विकल्प H से शुरू है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए Z के बाद 2 हो गया है ना, मतलब ये B रहा। B के बाद क्या हो गया, B के बाद E मतलब +3 हुए। E के बाद H +8 मतलब 3 हुए और इसके बाद K फिर से +3 हुए। तो नेक्स्ट में भी +3 करेंगे। जैसे ही करेंगे तो K का प्लेस वैल्यू 11 होते हैं, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। HN, देखिए HN अब सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो इसका उत्तर विकल्प C हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट, मुझे प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया। अगर आपको भी याद है तो चेक करिए, नहीं याद है तो आप कोशिश करना कि याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक होता है इजोटी। देखिए इजोटी का मतलब क्या होता है, ये 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25। एक ट्रिक होता है सिफिलोरक्स, ये 3 का टेबल होता है। इससे क्या होगा ना कि कुछ आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे और कुछ आप इसको रट लीजिएगा। तो जैसे भी आपको याद, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 है, 12 है, तो ये आपको याद रहेगा तो आप प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स और नंबर्स दिए गए और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए P की प्लेस वैल्यू 16 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। 16 18 34 हो रहा है लेकिन 20 दिया। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू देखिए। रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू में 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से 16 गया तो 11 बचा और यहाँ पर 9 बचा। 11 और 9 जोड़कर 20 आएगा। देखिए जो लेटर्स है ना, इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम यहाँ पे नंबर दिया गया। अब देखिए अगर T की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू होती है 20, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7। और W की प्लेस वैल्यू होती है 23, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 4। 7 और 4 11। यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। देखिए E की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 22। और J की प्लेस वैल्यू होती है 10, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 17। 22 और 17 39, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, मतलब हर जगह काम कर रहे हैं। अब ये देखिए ना कि यहाँ पर आएगा क्या। देखिए P था, P की प्लेस वैल्यू 16 है, 16 के बाद 16 4 20 हो गया। तो 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो 20 और 4 24 हो सकता है, लेकिन कंफर्म कर लें 24 है कि नहीं। E की प्लेस वैल्यू 5, तो 5 के बाद ये 12 आ गया, मतलब यहाँ पे 7 हुआ है। देखिए 12 और यहाँ पर 8 हुआ है, मतलब जो लेटर है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। जैसे 16 4 20 हुआ है ना, तो 20 और 5 25 आएगा। तो जैसे 25 रखेंगे तो Y से विकल्प शुरू होगा। Y से शुरू होने का मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब YB आए या फिर YC आए, तो अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखिएगा अगला क्या है, R है। R की प्लेस वैल्यू 18 है, तो 18 में 5 जुड़ गया, 18 5 23 हो गया है ना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए J का प्लेस वैल्यू 10 है, 10 में 8 जुड़ा है तो 10 8 18 हो गया। 18 में 9 जुड़ा है तो 27 हो गया। तो इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये 5 जुड़ा है तो W में 6 जोड़ेंगे, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, और 29 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 29 का मतलब यहाँ पर आपको B मिल जाएगा, क्योंकि 27 में से माइनस माफ़ कीजिएगा C मिलेगा। 26 में से जब माइनस करेंगे तो C हो जाएगा। तो यहाँ पे YC लिखेंगे। Y देखिए इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 24 मिलेगी और इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 2 मिलेगी। तो 24 और 2 26, विकल्प B उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है
कि आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 6, 25, 62, 123, 214, ये तो समझ में आ चुका होगा। देखिए 6 क्या है, 2 का क्यूब -2, ठीक। 25 क्या है, 3 का क्यूब -3 और 2। 62 क्या है, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2। नंबर्स का क्यूब किया जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और -2 किया जा रहा है। 6 का क्यूब -2 तो अगला हो जाएगा 7 का क्यूब -2। 7 का क्यूब 343, 343 में से 2 गया 341, विकल्प सी उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों, देखिए क्या दिया है कि समीकरण में से दो चिन्हों और किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको ये दिया है ABCD, यहाँ पर जैसे दिया है ना गुणा और माइनस, तो गुणा और माइनस को चेंज कर लेंगे और नंबर्स को चेंज कर लेंगे। तो ये आप सही से चेक करिएगा और इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि ये जो यहाँ पे सेक्रेटरी लिखा गया इसका मिरर इमेज क्या होगा, आपको ये बताना है। मिरर दाईं तरफ रखा गया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मिरर इमेज में अगर ये नहीं बताया गया कि मिरर कहाँ रखा गया तो आपको बाई डिफॉल्ट दाईं तरफ ही मानना पड़ेगा। अब देखिए मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट सीधा से ये होता है कि जो मिरर के पास होगा वही हमेशा मिरर के पास रहेगा। जैसे y है तो सबसे पहले y का मिरर इमेज बनेगा, y के बाद r का बनेगा। देखिए इन सब में देखो y मिरर में, r भी मिरर में है ना। इसके बाद a, देखिए ये विकल्प एलिमिनेट हो गया क्योंकि a उल्टा लिखा गया है ना। a के बाद t, सब में ठीक है सही। देखिए यहाँ पर e सीधा लिखा गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया है ना। यहाँ पर देखिए e सीधा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब जब ये 3 एलिमिनेट हो चुके हैं तो विकल्प डी ही उत्तर बनेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि पूरा प्रश्न देखे बिना भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे मत देखिए आप इसको, है ना, सीधा देखो वाई आर जो सीधा है उसको एलिमिनेट करते चलो, है ना। ये इसका वाटर इमेज हो गया, है ना। ये तो सीधा लिखा गया इस वजह से गलत, ये भी सीधा लिखा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 6वां कि देखिए जनरली को क्या लिखा गया, इस प्रकार से लिखा गया। तो आपसे पूछा गया कि एल्कोहल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जनरली को कैसे लिखा गया इस प्रकार, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 20 हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 5 होता है, अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू देखा जाए तो ये 22 हो जाएगा, है ना। इसके बाद एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू देखा जाए तो 13 हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, रिवर्स प्लेस वैल्यू देखो 22 हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे अगर डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 2, डिजिट्स को जोड़िए 4, फिर से 4, फिर से 4, देखिए 2 4 4। पता है क्या चल रहा है इसमें, ये चल रहा है ना कि जो लेटर्स है उनके रिवर्स प्लेस वैल्यू में डिजिट्स का सम किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए ए की बात करेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 होता है। 26 मतलब 6 और 2 8, 6 और 2 8 है तो विकल्प सब में 8 से शुरू है। फिर अगला 6 है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं, सब में 6 आएगा। सी को देखो, सी की प्लेस वैल्यू होती है 24, है ना। 24 मतलब 4 और 2 6, तो 8 6 6, देखिए 8 6 6, ये देखिए ये विकल्प एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला जैसे 1 और 3 पे फैसला होगा आंसर मिल जाएगा। ओ की बात करेंगे तो ओ की प्लेस वैल्यू 15, रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी 12, 2 और 1 3 आएगा, 2 और 1 3 आने का मतलब बी सही हो जाएगा, ए भी गलत हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7वां है। दिव्या की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, देखिए दिव्या की ओर इशारा कर रहा है और आदित्य क्या बोल रहे हैं कि यह लड़की, देखिए जो दिव्या है यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। बात को ध्यान से समझना, दिव्या जो है आदित्य के माँ देखिए जैसे मान के चलिएगा ये आदित्य हो गया, आदित्य की माँ रहेगी, उसका पोता हो गया, उस आदित्य के माँ का पोता मतलब आदित्य का बेटा की पत्नी मतलब दिव्या क्या हो जाएगी, उसकी बहू हो जाएगी और आदित्य उसका ससुर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना बेहतरीन प्रश्न है, आप खाली ऐसे पढ़ते पढ़ते बना लेंगे। ऐसे खुद ही देखो ना, आप खुद को एज्यूम करो कि आप किसी लड़की को बता रहे हो। जैसे मान के चलिए आप बता रहे हो कि दिव्या है ये मेरी माँ मतलब आपकी माँ हो गई। अब उसका आपकी माँ का पोता मतलब आपका बेटा हो गया और आपके बेटे की पत्नी आपकी बहू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। ऐसा प्रश्न अभी हम लोगों ने पीछे किया था, तो आप प्लेस वैल्यू रखिएगा और इसका उत्तर क्या बनेगा कमेंट कीजिएगा। नहीं आएगा तो ये भी कमेंट कीजिएगा, फिर जो कमेंट सेक्शन होता है मैं उसमें इसका आंसर क्लियर कर दूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किन दो को मतलब एक्सचेंज करना चाहिए ताकि ये सही हो जाए। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रश्न है। अच्छा चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ कैसे करना है। देखिए गुणा और माइनस को करना है, मतलब यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद 20 और 9 को एक्सचेंज करना है, तो देखिए यहाँ पर 9 रख लेंगे और यहाँ पर 20 रख लेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 50 मिल जाएगा सीधा सीधा, है ना, 50 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 20 दूना 40, 40 में आप कितना जोड़ेंगे 40 और 30 70, 40 और 30 70 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -20 आएगा। तो पहला वाला तो आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे को देखते हैं, देखिए दूसरे को कैसे देखेंगे, भाग और गुणा को एक्सचेंज करना है, मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा।
और इसके बाद नंबर में किसको करना है, नंबर में 450 और 20 को करना है, तो यहाँ पर 20 कर लेंगे और यहाँ पर 450 कर लेंगे। जैसे ही 450 करेंगे तो भाग होकर के 50 बताएगा, 50 में 20 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में अब ये भी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे को अगर हम लोग देखिए तीसरे में क्या चलेगा, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे। और नंबर्स में किसे करना है, अगर नंबर में देखेंगे तो 30 और 20 को, मतलब यहाँ पर 30 कर लेना है और यहाँ पर 20 कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो फिर ये 15 मिल जाएगा, 15 नवैया 135 हो जाएगी। 135 में 2 जोड़ेंगे तो 137 हो गया, 137 में से 20 घटाएंगे तो ये भी एलिमिनेट। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो डी अपने आप सही हो जाएगा, आंसर बनेगा ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है कि आपको एक प्रश्न दिया है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए और बताइए कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए बिहारी सुरेश से कैसे संबंधित है ये प्रश्न है। अब यहाँ पे 3 कथन दिए और आपको बताना है किसका प्रयोग करके बताया जाए। देखिए दीक्षा जो है बिहारी की माँ है, बिहारी है, बिहारी पता नहीं मेल है कि फीमेल है, दीक्षा इसकी माँ है, तो ये 100% फीमेल होगी। आगे दिए चंदू बिहारी का भाई है, जो चंदू है ना, चंदू ये बिहारी का भाई है, ये मेल हो जाएगा। और दीक्षा जो है सुरेश की पत्नी है, दीक्षा कौन है, सुरेश की पत्नी, तो यहाँ पे ये सुरेश आ जाएगा, सुरेश मेल हो जाएगा। ठीक, अब पूछा गया कि बिहारी सुरेश से कैसे संबंध। देखिए बिहारी का अगर सुरेश से रिलेशन बताना है तो ये चंदू वाले बात कथन की कोई जरूरी नहीं है, मत बताओ कि चंदू इसका भाई है ना, क्योंकि भाई इसका पत्नी है तो इसकी या तो बेटी होगी या तो बेटा होगा, आराम से आप कर पाएंगे। तो कथन 1 और 2 अगर इन दोनों को मिलाएंगे ना तो आप आंसर दे पाएंगे, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अरे भाई बिहारी चंदू का भाई है, इससे क्या लेना देना है हमें। तो देखिए दीक्षा जो है बिहारी की माँ है, दीक्षा बिहारी की माँ है और दीक्षा सुरेश की पत्नी है, इन दोनों को देखो ना पता चल जाएगा कि बिहारी या तो इसका लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो पहला और दूसरा इन्हीं से नहीं, पहला और तीसरा यार, दूसरे को नहीं शामिल करेंगे, पहला और तीसरा ये आंसर बनाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है किसमें बताना है कि देखिए पहला और दूसरा आपस में किसी विशेष पैटर्न पे संबंधित है, तो आपको बताना है चौथे में क्या आएगा। देखिए क्या रिलेशन चल रहा है, 2 सर्कल अंदर है और 1 स्क्वायर बाहर है। अभी 2 स्क्वायर हो गया, 1 सर्कल हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 सर्कल होना चाहिए है ना, क्योंकि भाई जैसे देखो रेक्टेंगल हो गया तो 2 सर्कल होना चाहिए और फिर 1 ट्रायंगल होना चाहिए। 2 सर्कल और 1 ट्रायंगल और वो भी क्रॉस करता हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो बाहर है नीचे हो जाएगा, तो विकल्प डी उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 12 दिया है, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। आपको गुणों को ढूंढना है और 3 समूहों में अलग अलग कर देना है। तो देखिए इसमें गुण क्या मिल रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे तीसरे को देखिए, यहाँ पर डायगोनल खींचा गया, तीसरा हो गया। छठवें में भी डायगोनल खींचा गया, छठवां हो गया। और जो 7 है ना, 7 में सर्कल है फिर भी ऐसे ये क्रॉस किया गया, 7 3 6 7 देखो किस विकल्प में, 3 6 7 3 6 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। कितनी आसानी से बन गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 13, 1 2 3 4 में आकृति दिया गया है, इसमें से कौन सबसे अलग है यही बताना है। देखिए इसका हाफ एरिया पेंटेड है, इसका भी हाफ पेंटेड है, इसका भी हाफ पेंटेड है, इसमें नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 14, एक वेन आरेख दिया गया है, इसमें कुछ व्यक्ति, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप यहीं पर देख पाएँ। देखिए इसमें ये रहा, ठीक, वेन आरेख में कितने ऐसे व्यक्ति जो जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक, देखिए जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले कितने, इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, देखिए जर्मन और फ्रेंच आपको चाहिए, तो जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले कितने, यहाँ पे इटालियन की बात नहीं किया गया। अच्छा देखिए सिर्फ 2 तो नहीं पूछा गया ना, जो जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए जो इटालियन वाले हैं सबको अलग कर दो, देखिए इटालियन बोल रहे हैं, ये नहीं होगा है ना, ये भी इटालियन बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा है ना, और इसके बाद ये भी इटालियन बोल रहे हैं, इसको भी नहीं रखते। ठीक, जर्मन और फ्रेंच, देखिए जर्मन और फ्रेंच 17 यहाँ पे है, 7 यहाँ पर है, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 3 20 और 4 24, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15 और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न दिया है कि एक आकृति यहाँ पर दी गई है ना, इसमें डाइस दिया गया और आपको बताना है कि इसमें सी के विपरीत क्या होगा। देखिए डाइस का एक बड़ा बेसिक सा रूल होता है, जब 2 से अधिक डाइस दिए होंगे तो आप हमेशा उस फेस को सेलेक्ट कीजिएगा जो कॉमन होगा। जैसे देखिए इसमें देखेंगे तो ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, आप यहाँ पे सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, जैसे लिखेंगे ए सी डी है ना, और यहाँ पर ए ई और बी, देखिए डी के अपोजिट बी हो जाएगा, ई के अपोजिट सी हो जाएगा और ए के बाद जो बच रहा है एफ हो जाएगा। तो सी के विपरीत क्या है आपको ये बताना है, सी के विपरीत आपको ई मिल जाएगा, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ROARO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।